हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे प्रतिहार राजवंश के बारे में जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ। अब तक हमने जितने भी राजवंश कर लिए उसमें प्रतिहार और परमार बाकी बचते हैं, तो पहले हम प्रतिहार वंश कर लेते हैं, उसके बाद में परमार वंश की बात करेंगे। इस बात से पहले एक सूचना जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये कि 1 सितंबर से जो 25 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज़ हम लॉन्च कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि इस टेस्ट सीरीज़ में अधिकतर वैसे प्रश्न आए जो आरपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है, आरएस के प्रीलिम्स में, और उसी के अनुरूप उसी सिंक्रोनाइजेशन में उसी लेवल के या उससे थोड़ा सा हो सकता है 5-10% हार्ड क्वेश्चन जो हैं हम इस टेस्ट सीरीज़ में देंगे। उसका मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। एक पेपर में 150 क्वेश्चंस होंगे टॉपिक वाइज। पहले हमारा विचार था कि मिक्स्ड पेपर लें, लेकिन मिक्स्ड पेपर में आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, तो जैसे सिलेबस दे रखा है सिलेबस वाइज जो है हमने टोटल 21 पेपर तो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से बांटे हैं और 4 पेपर फुल पेपर्स के रूप में। तो 25 पेपर की श्रृंखला, उसका सिलेबस आपको शेयर कर दिया जाएगा, किस किस तरह से इसका टाइम टेबल रहेगा। ऑलमोस्ट नॉमिनल प्राइस पे है, एक पेपर के 100 रुपीज़ का जो हमारे को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, केवल आपसे वही हम ले रहे हैं। इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस के प्रिंसिपल पे जो पेपर्स हैं वो आपको राइज के जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर आपको मिल जाएंगी। और भी किसी भी तरह की सूचना होगी तो आपको लिंक में जो भी आपको क्वेरीज होगी वो एक लिंक दे दिया जाएगा जिस पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो 1 सितंबर से है, जो जो टॉपिक आपको दिए हुए हैं उसको आप पहले प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद में पेपर अटेम्प्ट कीजिए। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े, उसका भी जब आप पेपर दोगे तो आप ये समझ लीजिए वो पेपर जो टॉपिक है एक तरह से पूरा आपका रिवीजन हो रहा है। उसमें जो खास जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम क्वेश्चन पेपर के माध्यम से पूछ लेंगे। दूसरी बात यह है कि पेपर करने के दौरान उसके दाएं बाएं क्या प्रश्न बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। कोशिश ये करूँगा कि हर पेपर मैं डिस्कस करूँ आपके साथ में। और तो जब हम उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन, उसके पेरिफेरी के क्वेश्चन भी जब हम कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ क्वेश्चन इससे बाहर जाने की संभावना बनेगी। 25 पेपर देने के बाद 25 पेपर में 150 क्वेश्चन पर पेपर देने के बाद में आप ये पाओगे कि आपकी तैयारी में एक अलग तरह की मजबूती आ गई है। बहुत बड़े बड़े दावे हम नहीं करेंगे, बहुत बड़े बड़े जो हैं बोझफुल जो है स्टेटमेंट हम नहीं देंगे। आप पेपर दीजिए, पेपर देखिए आपको कैसा लगता है, उससे रिलेटेड आप बिल्कुल निष्पक्ष राय दीजिए, तो हम उसको और बेटरमेंट करने का प्रयास करेंगे। ये पूरी कवायद, ये पूरी जद्दोजहद, ये पूरी एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए है कि आपको कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले और आप प्रीलिम्स आसानी से निकाल पाएँ, ताकि आपको मेंस की तैयारी में अधिकतम वक्त मिले, और वही हमारा जो है मुख्य ध्येय रहेगा। बहरहाल राजस्थान के राजवंशों पर आते हैं। राजस्थान के राजवंशों में प्रतिहार राजवंश। अब प्रतिहार शब्द जो है इसका मतलब होता है रोकने वाला, द्वारपाल, गार्जियन, एक तरह का कस्टोडियन। प्रतिहार राजवंश की उत्पत्ति हर्षवर्धन के काल के बाद में यानी हर्षोत्तर काल में मानी जाती है। पूरे भारत के इतिहास को जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि मौर्य काल तक भारत का शासन प्रशासन लगभग एक जैसा रहा था। ऐसा माना जाता है कि मौर्य काल में पूरा भारत लगभग मौर्यों के अधीन था, कुछ छोटे मोटे पैचेस छोड़ दें। मौर्य काल समाप्त होने के बाद में मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्यन पीरियड आता है, जिसमें उत्तर भारत की राजनीति, दक्कन भारत की राजनीति और दक्षिण भारत की राजनीति यानी नॉर्दर्न इंडिया, डेक्कन इंडिया एंड सदर्न इंडिया, तीनों की राजनीति समानांतर पैरेलल चलती है। उत्तर भारत में जहाँ मौर्योत्तर काल में पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो 200 बीसी से लेकर 300 एडी 500 वर्ष का जो काल है, उसमें उत्तर भारत में आप कभी शुंगों का शासन देखेंगे, कभी शकों का, कुषाणों का, हिंद यवनों का, कण्व वंश का। तो ये उत्तर भारत के शासक थे। उसी समय दक्कन भारत में सातवाहन थे, जो नर्मदा नदी के इर्द गिर्द, नर्मदा कृष्णा के बीच का जो पार्ट है, जहाँ आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्से हैं। दक्षिण भारत में उसी समय संगम काल था। फिर अगला काल गुप्त काल आता है। गुप्त काल में हम ये देखते हैं कि उत्तर भारत में गुप्तों का शासन है, दक्कन भारत में वाकाटकों का शासन है, दक्षिण भारत में पल्लवों का शासन है। गुप्तों के बाद में हर्षवर्धन का काल आता है। उत्तर भारत में हर्षवर्धन का काल है, दक्कन भारत में पुलकेशिन यानी चालुक्यों का काल है, और दक्षिण भारत में अभी भी पल्लवों का काल है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत के शासन प्रशासन में अत्यधिक विकेंद्रीकरण आ जाता है और छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। इस काल को
इतिहासकार जो है राजपूत काल का नाम भी देते हैं। राजपूत काल का मतलब ये है, राजपूत काल लगभग 750 के आसपास से स्टार्ट होता है और 1200 तक माना जाता है। इसका मतलब है सामंतवाद का काल। राजा एक ऐसे स्थान पर रहता है जो ऊंचाई पर स्थित है, वो अपने सामंतों पर निर्भर करता है, सामंत अपनी सेनाएं उनको देते हैं, क्योंकि राजा खुद सेना को रखने का खर्चा नहीं रख सकता, क्योंकि ऐसा माना जाता है, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उस समय व्यापार वाणिज्य का पतन हो चुका था, भूमि से ही केवल पैसा मिलता था सरकार को, और भूमि से पैसा लेना, लोगों से कर लेना राजा के, अकेले राजा के बलबूते पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतनी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने सामंतों में, अपने फ्यूडिटरीज में, अपने वेसल्स में वो चीज़ों को बांट दिया। यही काल राजपूत काल कहलाता है। तो जितने छोटे राजा थे उनके बखान, उनकी यूलोजी उतनी ज़्यादा थी। हर्षवर्धन के समय से ये प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी कि उसके दरबार में रहने वाले उनकी प्रशंसा में ग्रंथ लिखेंगे, जैसे हर्षचरित लिखा गया, वैसे आने वाले समय में हर राजा के दरबार में बार्डिक क्रॉनिकल्स लिखे गए। लोगों ने उनके बखान में बड़ी बड़ी स्तुतियां लिखी, बड़े बड़े जो है अभिलेख वगैरह बनवाए गए, स्मारक बनवाए गए। राजा चाहे बड़े नहीं हो, लेकिन उनकी प्रशंसाएं होती रही। अब ये जब छोटे छोटे राज्य बने तो ये आपस में लड़ने लगे। इसी काल को जो है इतिहासकार जो है वो सामंतवाद या राजपूत काल या पूर्व मध्यकाल कहते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है वो त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में प्रारंभ होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब ये कि भारत में मगध काल जो था वो लगभग 1000 वर्ष तक भारत की राजधानी जो है मगध या पाटलिपुत्र या बिहार के आसपास का क्षेत्र रहा। ये हर्यक वंश से लेकर गुप्त काल तक का पीरियड था। अब जैसे ही हर्षवर्धन का काल आया, भारत की राजनीति का मुख्य केंद्र कन्नौज बन गया और यही सामंतवाद का प्रतीक था। कन्नौज में आयुध शासक थे, कभी हलायुद्ध, कभी इंद्रायुद्ध, कभी चक्रायुद्ध, ये शासक आते थे। तो कन्नौज को जो कन्नौज का अधिपति होगा वो उत्तर भारत का अधिपति होगा। उसको काबिज होने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको सीज करने के लिए उत्तर भारत में प्रतिहार आए, दक्कन भारत में राष्ट्रकूट आए और पूर्वी भारत में पाल आए। इन तीनों का जो संघर्ष है वो त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाता है, जो लगभग 200 सालों तक चलता है, जिसमें एक राजा दूसरे को, दूसरा तीसरे को पराजित कर रहा है। इसी समय उत्तर भारत में जिनका शासन आया था वो प्रतिहार थे। प्रतिहारों के साथ गुर्जर शब्द भी जोड़ा जाता है। अब इसी के साथ इतिहासकार ये मानते हैं कि गुर्जर और प्रतिहार कभी अलग रहे होंगे, लेकिन उनको एक मान के उनको भारत के राजपूत व्यवस्था के अंदर उनको असिमिलेट किया गया होगा, क्योंकि ग्रामीण भारत में दो तरह के समुदाय, जैसा आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, दो तरह के समुदाय आज भी पाए जाते हैं। एक ऐसे जो कृषक समुदाय, उनको पीजेंट्री कहा जाता है, जो खेती करते हैं। दूसरा ऐसे जो चरवाहा समाज है, पशुचारक हैं, जो पेस्टरल सोसाइटी है। तो जो पशु चराने वाले लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूवमेंट करते हैं, उनको नोमैडिक्स भी कहा जाता है। तो सेंट्रल एशिया में पशुचारकों के बड़े बड़े दल थे और वही आगे जाके बहुत बड़ी राजनीतिक शक्तियां बने, कभी हूणों के रूप में, कभी शकों के रूप में, कभी कुषाणों के रूप में। तो हो सकता है कि वो भी भारत में आए हों और उनको भारत की शासन व्यवस्था में एसिमुलेट करने के लिए, मिलाने के लिए जो अग्निकुल इत्यादि के सिद्धांत दिए गए हों और उनको राजपूत बताया गया हो। ऐसी कई तरह की थ्योरीज हैं, ऐसे कई तरह के जो हैं संप्रदाय, कई तरह की परिभाषाएं हैं, लेकिन उसमें हमें नहीं घुसना है। हमें केवल ये समझना है कि प्रतिहारों का खास करके भारत की राजनीति और राजस्थान के संदर्भ में क्या प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये तो रहा इनका बैकग्राउंड। अब प्रतिहार जो है वो कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, दो शब्द है प्रतिहार, एक है गुर्जर। तो गुर्जर शब्द जो है वो महिपाल नाम का शासक है, उसके अभिलेख में गुर्जर शब्द मिलता है, उसे गुर्जरेश कहा गया है। तो इनके साथ गुर्जर शब्द जुड़ा। प्रतिहार शब्द के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही है। एक तो ये कहा जाता है कि ये जो 4 कुलों की उत्पत्ति हुई थी अग्निकुल से, परमार थे, प्रतिहार थे, चौहान थे और चालुक्य थे, उसमें से एक ये भी थे। कुछ लोग ये मानते हैं कि राम के प्रतिहार लक्ष्मण थे, तो ये लक्ष्मण के वंशज कहलाते हैं, तो ये प्रतिहार कहलाएंगे। बहरहाल प्रतिहारों के बारे में मुहनोत नैन्सी जो है, जिसने राजस्थान के संपूर्ण इतिहास को पहली बार लिखा, जिसको नैन्सी की ख्यात या मारवाड़ परगने की विगत में हमको देखते हैं, उसमें भी बताता है कि प्रतिहारों की कुल 36 शाखाएं थी, जिसमें मंडोर, जालोर, रजोगढ़, कन्नौज, उज्जैन, ऐसी कई जगहों पर उनकी शाखाएं बटी हुई, लेकिन सबसे मूल जो स्थान है वो मंडोर माना जाता है। अब ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इसके बारे में मंडोर में 2 अभिलेख मिलते हैं। एक मिलता है घटियाला का अभिलेख जो कक्कुक का है, और एक अभिलेख जो है मंडोर का अभिलेख है। 861 का कक्कुक का घटियाला अभिलेख और 837 ईस्वी का बुक्का का मंडोर अभिलेख, ये 2 अभिलेख प्रतिहारों की प्रारंभिक उत्पत्ति के बारे में प्रकाश डालते हैं। ये कहते हैं कि मंडोर में वहां पर एक व्यक्ति था हर्षवर्धन, जो कि ब्राह्मण था, उसकी पत्नी क्षत्रिय थी जिसका नाम था भद्रा,
दोनों से, वैसे हर्षवर्धन की 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण थी एक क्षत्रिय थी, तो भद्रा से हर्षवर्धन से 4 पुत्रों की उत्पत्ति होती है। इन 4 पुत्रों में भोगभट्ट, रजिल, कदक और दाह, ये 4 नाम सुनने को मिलते हैं। इन चारों ने मिलकर मांडव्यपुर, जिसको मंडोर कहा जाता है, उस पर कब्जा किया और उसे अपना सेंटर बनाया। मंडोर पर कब्जा करने के बाद चारों ने मिलकर इसका परकोटा बनाया, अपनी सेना बनाई। हरिश्चंद्र के बाद में अगला जो नाम सुनने को मिलता है वो रज्जिल मिलता है, और रज्जिल का ही जो है ग्रैंडसन है नागभट्ट फर्स्ट, जो कि प्रतिहारों का पहला नामी शासक बनता है। वो मंडोर के अलावा मेड़ता को भी अपनी राजधानी बनाता है। हालांकि राजधानी मेड़ता लाई जाती है, लेकिन टाट नाम का उसका पुत्र अभी भी मंडोर में था। उसके बाद में कई ऐसे शासक आते हैं, जिसमें मैंने एक नाम बताया, कक्कू काबू होता है जिसका घटियाला अभिलेख है, बाउक जिसका मंडोर का अभिलेख है। ऐसे कई शासक जो हैं छोटे मोटे सामंतों के रूप में मंडोर में ही रहते हैं। मंडोर लंबे समय तक प्रतिहारों के अधीन रहा। बाद में एक सहजपाल चौहान का अभिलेख मिलता है, इससे पता चलता है कि काफी सालों बाद में चौहानों का भी मंडोर पर आधिपत्य हो गया, लेकिन प्रारंभ में प्रतिहारों का शासन था। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है नागभट्ट फर्स्ट। इसे राजा हरिश्चंद्र के नाम से भी जाना गया है। 730 से लेके 760 730 to 760 AD इसका शासनकाल माना जाता है। ये वही समय है जब इस्लाम धर्म स्थापित हो चुका है और उत्तर पश्चिम से अरब के जो आक्रमणकारी हैं वो भारत में आ रहे हैं सिंध से होकर, उनसे रक्षा करने का काम भी नागभट्ट करता है। ऐसा माना जाता है कि कुचामन के किले का निर्माण और कुचामन शहर का क्या जो संस्थापक है वो भी नागभट्ट फर्स्ट था। दक्कन का राष्ट्रकूट शासक है दंती दुर्ग, जो उसका संस्थापक है, उसका एक अभिलेख है जिसमें पता चलता है कि उसने प्रतिहारों को हराया और उस समय प्रतिहारों की राजधानी उज्जैन थी। इससे पता चलता है कि काफी बड़े हिस्से, उत्तरी भारत की काफी बड़े हिस्से को नागभट्ट ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन वो प्रतिहारों से राष्ट्रकूटों से पराजित हुआ। नागभट्ट फर्स्ट का एक उत्तराधिकारी आगे जो सबसे प्रतापी शासक बनता है प्रतिहारों में, मिहिर भोज। उसके ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि नागभट्ट फर्स्ट ने उस समय जो खलीफा के गवर्नर थे अल जुनैद, उनको भी युद्ध में पराजित किया था। उनके लिए वो मलेच्छों शब्द का प्रयोग करता है। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि मलेच्छों को पराजित करने के बाद में नागभट्ट फर्स्ट ने नारायण की उपाधि धारण की थी। ऐसा माना जाता है नागभट्ट फर्स्ट के समय ही जालोर में प्रतिहारों ने एक और शाखा स्थापित की थी, वो जालोर की प्रतिहार कहलाए। नागभट्ट फर्स्ट के बाद में अगला जो शासक है उसका स्पष्ट नाम नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कक्कुस्त नाम का शासक सत्ता में रहा होगा, जो 760 से लेकर 780 के बीच में कहीं पर इसने शासन किया। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि कक्कुस्त जो है वो राजा था, और कक्कुस्त का शाब्दिक अर्थ उस पर लिखा गया है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा हंसता हुआ रहता है। तो इसका आशय लोग लगाते हैं कि उसने जो है काफी प्रोग्रेस करी होगी। इसमें इस दौरान एक देवराज नाम के शासक का भी पता चलता है, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो प्रतिहारों में इंपॉर्टेंट शासक है उसका नाम है वत्सराज, जो 780 से लेकर 800 AD के बीच में रहा। ऐसा माना जाता है कि अब उन्होंने मंडोर छोड़ दिया था, कन्नौज से शासन कर रहे थे, उज्जैनी दूसरी उन्होंने राजधानी बनाई। मंडोर में जो प्रतिहार रह गए थे वो उनके सामंतों के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने बंगाल के पाल वंश के शासकों को भी पराजित किया। वत्सराज इनफैक्ट ऐसा राजा था जो मूल रूप से मंडोर के जो प्रतिहारों से था, पहला राजस्थान का शासक माना जाएगा जिसने बंगाल तक विजय प्राप्त की, कन्नौज को भी अपने अधीन लिया। हालांकि बाद में वो राष्ट्रकूटों के द्वारा कन्नौज को अधिपत्य करने के दौरान पराजित भी होता है। वत्सराज के समय की 2 पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक राइटर है जिसका नाम है उद्योतन सूरी, जिसने अपभ्रंश और प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कुवलय माला। 778 ईस्वी की किताब है ये। कुवलय माला पर प्रश्न यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, आरएस में भी पूछे जाएंगे। पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरे भारत में अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले, अलग अलग विचारों को, अलग अलग खान पान, अलग अलग व्यवहार वाले, अलग अलग पहनावे वाले लोग, उनके क्या त्योहार होते हैं, उन पर पूरा डिटेल्ड जो है इंडिया की डाइवर्सिटी पर लिखने वाला ये ग्रंथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। भाषाओं की उत्पत्ति के बारे में भी इससे पता चलता है। तो ये ग्रंथ भी वत्सराज के समय लिखा गया। दूसरा व्यक्ति है जिनसेन, वो भी एक जैन व्यक्ति है, उसने हरिवंश पुराण लिखा। 783 ईस्वी की रचना, ये भी वत्सराज के समय की है। ये भी तात्कालिक भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिदृश्य पर लिखा गया बहुत ही जबरदस्त ग्रंथ है। यही जिनसेन हरिवंश पुराण में लिखता है कि वत्सराज जो है वो पश्चिमी भारत का मालिक है, मास्टर है, और इसका शासन इतना दूर था कि दोनों समुद्र जो है, समुद्र जो उसके साम्राज्य को टच करते थे। अब
वत्सराज की जो बंगाल विजय है उसमें पाल शासक कौन था, इसके बारे में अगर डिटेल में बात करें तो पाल शासकों का एक अभिलेख है, उसको राधनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहते हैं, राधनपुर अभिलेख। एक तो वो, एक चौहानों का जो ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय जो जहानायक ने लिखा है, दोनों में पता चलता है कि प्रतिहारों के सामंत दुर्लभ राज जो शाकंभरी का शासक था, चौहान शासक था, वो भी इस युद्ध में शामिल हुआ। उसने पाल वंश के धर्मपाल को युद्ध में पराजित किया। इससे दो बातें पता चलती, एक तो बंगाल तक उसका शासन हो गया था, दूसरा चौहान उनके सामंत थे। वत्सराज ने बंगाल विजय, कन्नौज विजय पर रणहस्तिन की उपाधि धारण की और इसी नाम के सिक्के भी जारी किए। इन सिक्कों पर श्री रणहस्ति शब्द अंकित मिलता है। ये सिक्के राजस्थान और सौराष्ट्र में प्राप्त होते हैं। तो ये वो तमाम बातें हैं जो वत्सराज के बारे में हमें जाननी चाहिए। जो ग्रंथ मैंने आपको कुबले वाला हरवंश पुराण बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। कुबले वाला ग्रंथ जो है जालोर में लिखा गया था, ये भी याद रखिएगा। अब वत्सराज के बाद में अगला शासक है नागभट्ट द्वितीय। वत्सराज का उत्तराधिकारी, कन्नौज पर आधिपत्य किया। उसके बारे में ग्वालियर प्रशस्ति लिखती है। उसने आंध्र, अनार्त, मालव, किरात, वत्स, तुरुष्क, मत्स्य इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इनमें तुरुष्क का अर्थ है तुर्क, ऐसे लोग जो इस्लाम को मानने वाले लोग जो आक्रमणकारी थे, उनसे भी उत्तर भारत की रक्षा की। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि कन्नौज को स्थायी रूप से अपने कब्जे में लेने वाला प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ही था। उसने कन्नौज के जो शासक है, चक्रा युद्ध है, उसको पराजित करके कन्नौज पर अपने आप को काबिज किया। हालांकि वो दक्कन के राष्ट्रकूट शासक, जिसकी राजधानी मान्यखेत थी, गोविंद तृतीय से युद्ध में पराजित हो जाता है और गुजरात का क्षेत्र उसके हाथ से निकल जाता है। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है, एक और अभिलेख है चाटसू अभिलेख, इससे भी पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय ने पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया था और ऐसा पता चलता है कि उसकी सेनाओं में कई हाथी थे। चाटसू अभिलेख से ये भी पता चलता है कि जो गुहिलोत हैं मेदपाट के, वो प्रतिहारों के सामंत थे और वो भी बंगाल विजय में उनके साथ थे। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से ये भी हमें पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय भगवती का उपासक था। नागभट्ट द्वितीय के बाद में प्रतिहार शासक बनता है रामभद्र। लगभग 3.5 वर्ष का इनका शासन है, 833 से लेके 836 तक। रामभद्र के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये बस केवल ये कि ग्वालियर जो है, ग्वालियर तक साम्राज्य प्रतिहारों का फैला हुआ था। इसके बाद जो अगले शासक आते हैं वो प्रतिहारों में सबसे प्रतापी शासक है, उनका नाम है मिहिर भोज। मिहिर भोज 836 से लेके 885 लगभग 49 साल तक प्रतिहार शासक रहते हैं और प्रतिहारों के सबसे प्रतापी शासक होने के साथ साथ इन्होंने कई राजनीतिक उपलब्धियां भी हासिल की। इनका साम्राज्य पश्चिम में मुल्तान तक, पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण में कर्नाटक तक और उत्तर में कश्मीर तक फैला हुआ था। इसके समय अरब यात्री सुलेमान आता है जो सिलसिले-उत तवारीख नाम की किताब लिखता है, जिसमें ये कहता है कि भारत में इस्लाम को आने में सबसे बड़ा जो बांध रोक है, सबसे बड़ा जो कंटेन है, वो मिहिर भोज है और उसे उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक भी कहा है। बाद में एक और अरबी यात्री भी आता है बगदाद से 915 में, अल मसूदी। उसने किताब लिखी है मरुजुल जुहाब। उसमें भी वो कहता है कि उस समय का भारत का सबसे बड़ा शासक मिहिर भोज था। कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार ये भी मानते हैं कि चूंकि मिहिर भोज वैष्णव था, उसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी, उसके सिक्कों पर भी आदि वराह लिखा हुआ मिलता है, तो मुसलमानों या इस्लाम के आक्रमण के समय मिहिर भोज का इतना भय था कि उन्होंने अपना जो हे पशु है वो सूअर मान लिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है गॉड नोस। मिहिर भोज ने काफी लंबे अभियान किए। उसके कुछ मित्र शासक भी थे, कुछ शत्रु भी थे। मित्रों में काबुल का लालिया शाही, कश्मीर के उत्पल वंश का अवंतीवर्मन, नेपाल में रागन देव, ये जो थे इसके मित्र शासक थे। वहीं पूर्व में पाल वंश का देवपाल इसका कट्टर शत्रु था और राष्ट्रकूटों से प्रतिहारों की अदावत जो थी वो जग जाहिर थी। इस समय राष्ट्रकूटों का शासक अमोघ वर्ष था। वहीं पश्चिम में जो अरब के जो इमरान बिन मूसा नाम के शासक जो थे वो भी इनके कट्टर शत्रु थे। ऐसा माना जाता है कि मिहिर भोज ने पश्चिम में अरबों पर आक्रमण किए और उनको वहां से खदेड़ दिया। उनके पास केवल 2 स्थान बचे, एक मुल्तान, एक मंसूरा। अब मिहिर भोज ने की कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। एक तो वो ऐसा माना जाता है कि वो वैष्णव उपासक थे, इसलिए उन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की और आदि वराह प्रकार के सिक्के चलाए। एक राइटर है जिसका नाम है ठक्कर पेरू, जिसने द्रव्य परीक्षा नाम की किताब लिखी है सिक्कों के ऊपर, अलाउद्दीन खिलजी के समय। वो भी आदि वराह प्रकार के सिक्कों की प्रशंसा करता है। अब
मिहिर भोज प्रतापी शासक है, तो सभी राइटर ये बोलते हैं कि सभी जो धर्मानुयायी मानते हैं कि हमारे धर्म को मानने वाला। जैनों ने क्लेम किया कि वो जैन धर्म का उपासक है। स्कंद पुराण से पता चलता है कि उसने प्रभास नाम की उपाधि भी धारण की, तो शायद लोग मानते हैं वो शैव उपासक भी था। मिहिर भोज के सैनिक अभियान बेदाग रहे हो ऐसा नहीं है। अमोघ वर्ष की मृत्यु के बाद में राष्ट्रकूटों का शासक बनता है कृष्ण द्वितीय। वो राष्ट्रकूटों की गुजरात शाखा की सेना के साथ मिलकर लगभग 888 एडी में उज्जैनी के पास मिहिर भोज को उज्जैनी के युद्ध में पराजित भी कर देता है। भोज के बाद उसका उत्तराधिकारी आता है महेंद्रपाल फर्स्ट। महेंद्रपाल की सांस्कृतिक खूबी ये है कि उसके दरबार में राजशेखर नाम का एक संस्कृत और अपभ्रंश का विद्वान था, जिसने कई किताबें लिखी, जो बाद में भी अगले शासक के समय भी रहता है, जिसमें कर्पूर मंजरी बहुत इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है। एक प्ले है काव्य मीमांसा। इसके अलावा विदुषाल भंजी का भुट्ट भुवन कोश, बाल रामायण, बाल महाभारत, ऐसी 1 दर्जन से अधिक किताबें उसने लिखी है। कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर महेंद्रपाल को निर्भय राजा या निर्भय नरेंद्र की उपाधि देता है। गया के पास का रामाज्ञा अभिलेख से पता चलता है कि मगध के आसपास का क्षेत्र महेंद्रपाल के अधीन था। सियोधनी अभिलेख से पता चलता है कि ग्वालियर भी उसके अधीन था। महेंद्रपाल की जो अदावत है वो कश्मीर के शासक के साथ हुई और दोनों में युद्ध हुआ। कश्मीर के शासक का नाम था शंकर वर्मन। इस युद्ध में हारने के बाद में महेंद्रपाल को पंजाब का एक टाक नाम का क्षेत्र उसे देना पड़ता। महेंद्रपाल के बाद में अगला शासक है महिपाल। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इनके दरबार में भी राजशेखर लंबे समय तक रहे। राजशेखर काव्य मीमांसा में लिखते हैं कि सकल भारत का यानी सतलज व्यास नदी से लेके और बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेके चेर यानी केरला तक इसका शासन था, जो कि बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण है। प्रतापगढ़ अभिलेख से पता चलता है कि नर्मदा नदी के उत्तर तक महिपाल का शासन था। इसी के समय में अरबी यात्री अल मसूदी आता है, जो उसकी शक्ति की प्रशंसा करता है। दक्कन भारत में इस समय कन्नड़ भाषा का एक कवि है जिसका नाम है पंपा, जो इसे गुर्जरेश की उपाधि देता है। लगभग 915-16 में राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय अटैक करता है कन्नौज के ऊपर। महिपाल पराजित होता है, कन्नौज को लूट लिया जाता है। इस पराजय के बाद में प्रतिहारों की शक्ति में डिग्रेडेशन, ह्रास होना प्रारंभ होता है। उसके सामंत धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाते हैं, जो चौहानों के रूप में, गुहिलोतों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद के शासकों में भोज सेकंड, विनायक पाल, राज्यपाल इत्यादि जो शासकों के नाम हमें सुनने को मिलते हैं, बट वो इतने बड़े नहीं जिन पे कोई प्रश्न आए। जैसे विनायक पाल के समय में चित्तौड़ का शासक जो है, चित्तौड़ का सामंत जो है, वो प्रतिहारों की आज्ञा का मानने से इनकार कर देता है। एक लड़ाई होती है जिसमें वो उसको पराजित करता है। इस राजा का नाम भृत्रभट्ट सेकंड था। बाद में वो महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण करता है। इसी तरह एक और सामंत था जो कालिंजर का शासक था। कालिंजर में चंदेलों का शासन था, तो चंदेल सामंत से जो स्वतंत्र होने लगे, यशोवर्मन इत्यादि उसके बड़े शासक हुए। इसी तरह शाकंभरी का वाघपति राज फर्स्ट था, वो भी इस इनकार कर देता है बात को मान। तो धीरे धीरे सामंत शक्तिशाली हो रहे हैं, राजा जो है वो सबड्यूड हो जा रहा है। इसके अलावा परमार, अनिलवाड़ा के चालुक्य इत्यादि ये भी शक्तिशाली हो जाते हैं और धीरे धीरे अवसान हो जाता है प्रतिहारों की शक्ति का। 948 में प्रतिहार शासक देवपाल मेवाड़ के शासक अल्लट से युद्ध में पराजित होता है, उसे मार दिया जाता है। जब महमूद गजनी के आक्रमण हो रहे थे उसमें प्रतिहारों का शासक राज्यपाल था। आखिरकार जब शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी तो कन्नौज तक सीमित हो गए। आखिरकार 1093 में गढ़वाल शासक चंद्रदेव ने कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहारों से कन्नौज को छीन लिया। तो ये वो तमाम बातें प्रतिहार वंश के बारे में। अब इसकी कुछ कल्चरल अचीवमेंट की बात करते हैं, ऐसी सांस्कृतिक उपलब्धियां जो उन्होंने हासिल की। साहित्य के अलावा वास्तु के क्षेत्र में भी इन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की है। भारत में गुप्त काल के बाद मंदिर बनने प्रारंभ हो गए। मंदिर शुरू में सिर्फ गर्भगृह वाले होते थे, धीरे धीरे उसमें मंडप बनने लगे। मंडप कई प्रकार के बनने लगे, मंडपों का विस्तारीकरण हुआ। नृत्य मंडप, भोग मंडप, कल्याण मंडप, फिर गर्भगृह पे शिखर बनने लगे, द्वार बनने लगे, तोरण द्वार बनने लगे, स्तंभ बनने लगे, परकोटा बनने लगा। तो धीरे धीरे मंदिर की शैलियां बनने लगी। तो प्रारंभिक शैली जो गुप्तोत्तर काल में देखने को मिलती है गुर्जर प्रतिहार शैली है, जिसके राजस्थान में अलग अलग मंदिर हमें अलग अलग काल के देखने को मिलते हैं, जो नागर शैली के प्रतिनिधि मंदिर भी हैं। तो पहले गुर्जर प्रतिहार शैली के जो मंदिर है उनके मुख्य लक्षण या अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। पहला तो ये नागर शैली के मंदिर यानी रेखीय शिखर वाले, लीनियर शिखर है। दूसरा, इसके तोरण द्वार बने हुए, जैसे दक्षिण भारत में गोपुरम होते हैं, मैं आपको इंडिया वाले कल्चर में बताएंगे आपको, गोपुरम होते हैं, वैसे ही ये तोरण जो है द्वार बने थे। स्तंभों का बहुत प्रयोग हुआ है। मंदिर के द्वार पर मकर वाहिनी गंगा, कूर्म वाहिनी
या कच्छप वाहिनी, यमुना की आदमकद मूर्तियां भी देखने को मिलती है। धीरे धीरे मंदिर की एक नई शैली इजाद होती है, वही जो है आगे जाके गुर्जर प्रतिहार शैली कहलाती है। इस मंदिरों में पहला जो इंपॉर्टेंट मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ का 8वीं शताब्दी का कालिका माता मंदिर है। 953 में मेवाड़ के शासक अल्हट ने आहड़ में आदि वराह का मंदिर बनाया, वो भी प्रतिहार शैली का मंदिर है। जयपुर के पास में 8वीं शताब्दी का हर्षित माता का मंदिर है, गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर। इसके बाद में जयपुर के पास में भवानीपुरा नाम का स्थान है, वहां पे नकटी माता का मंदिर है, गुर्जर प्रतिहार शैली का है। सीकर में खंडेला के पास में सीकराय माता का मंदिर, नागौर में ददी माता का मंदिर, अलवर में नीलकंठ या नीलगढ़ रजोगढ़ का मंदिर, उदयपुर के पास कल्याणपुर का शिव मंदिर, मैनाल के पास का कृष्ण विलास मंदिर, बारडोली का महिषासुर मर्दिनी मंदिर और घटेश्वर मंदिर, ये सारे गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर है। गुर्जर प्रतिहार शैली के समय पश्चिमी राजस्थान में ओसियां के मंदिरों का समूह है, जो कि करीबन 850 से 900 एडी में बनाए गए हैं। ये भी गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर है। यहाँ पर हरिहर का मंदिर है, सूर्य मंदिर है, महावीर मंदिर है, सच्चिया माता का मंदिर है। ये सब कुल 105 मंदिर है, लेकिन इनमें ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के। 12 में पार्वती नदी के पास में काकुनी नाम के मंदिरों का एक समूह है। ये वहां पर बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं, पत्थर की मूर्तियां मिलती है, जो अलग अलग संग्रहालयों में आज स्थित है। ये गुर्जर प्रतिहार शैली की मूर्तियां हैं। तो ये गुर्जर महामारू शैली के मंदिर या महामारू मंदिर शैली के या पंचायतन शैली के मंदिर, ये उप शाखाएं हैं गुर्जर प्रतिहार शैली की। पूरे राजस्थान भर में अलग अलग मंदिर मिलते हैं। ये मैं आपको वो मंदिर बता रहा हूँ जो काफ़ी बड़े बड़े हैं। इसके अलावा पूरे भारत में और भी कई मंदिर मिले, वो आपको नोट्स में डिटेल में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा वास्तुकला के अलावा चित्रकला में भी अगर हम देखें तो चित्रित पांडुलिपियां जो है वो भी हमें गुर्जर प्रतिहार समय की मिलती है। एक जैन विद्वान हुए हरिभद्र सूरी, उन्होंने समराई कच्छा, जो बेसिकली समराई कथा का अपभ्रंश रूप है, ये एक पांडुलिपि लिखी, इसको इसी प्रतिहार समय में चित्रित किया गया था। ये ताड़ पत्र पे लिखी गई थी और चित्तौड़ से प्राप्त हुई है। लगभग इसी समय जो 9वीं शताब्दी में कुबलय माला जो जालोर में उदित सूरी ने लिखी थी, उसका भी कुछ भाग चित्रित रूप में मिलता है। जैसलमेर के जैन भंडारों में भी कई चित्रित मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं, जिसमें प्रसिद्ध है दास वैकालिका सूत्र। इसके चित्र जो आर्ट हिस्टोरियन है वो बोलते हैं कि काफी मिलते हैं अजंता के फ्रेस्कोस से, पांडुलिपि के चित्र। तो ये वो मुख्य बातें जो प्रतिहार शैली में हमें जाननी चाहिए। शुक्रिया।